So today we will lack our boredom with Toni Morrison's beloved. Toni Morrison's full name is Chloe Ardelia Wafford, later known as Toni Morrison. So come to the introduction. Toni's Beloved was published in 1987 and is widely regarded as her masterpiece. The novel became a bestseller and won the Pulitzer Prize for Fiction in 1988. तो ये जो नॉवल था ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, इतना ज़्यादा इसको पसंद किया गया था कि इसको पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 1988 में इसके ये प्राइज़ मिला, मतलब कि टोनी मॉरिसन को इस वर्क के लिए। कंबाइनिंग हिस्ट्री साइकोलॉजिकल फिक्शन, तो इसमें हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल फिक्शन, गॉथिक एलिमेंट्स एंड सुपरनेचुरल वाले जो फैंटेसीज़ हैं ये सब देखने के लिए मिले। स्लेवरी के लास्टिंग इफ़ेक्ट्स भी इसमें देखने के लिए मिले, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ और कैसे अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी कैसे सफ़र की है इस चीज़ को लेके। तो ये जो स्टोरी है ये इंस्पायर्ड हुई है रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे मार्गरेट गार्नर के, जो कि स्लेव से भागी तो थी और अपने बच्चे को भी मार दी थी। दैन अलाउ द चाइल्ड टू बी रिटर्न टू स्लेवरी, मतलब वो मार देना ज़्यादा सही समझी, सिवाय कि उसका बच्चा भी उसी की तरह स्लेव बने। तो ये नॉवल स्लेवरी के एबोलिशन के टाइम पे सेट किया गया है और जो कि इसकी स्लेवरी की लेजेसी इससे इस नॉवल से डीपली कनेक्टेड है। तो मॉरिसन फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट ऑफ 1850 पे भी फोकस की हुई हैं, जिसका मतलब है कि अगर स्लेव भाग भी जाता है दूसरे शहर में तो उसके ओनर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उनका ओनर जो आता है वो फिर से उनको लेके चला जाता है। मतलब कि इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से मॉरिसन ये बताना चाहिए कि स्लेवरी कितना उस वक्त भयानक था, कितना बुरा था कि अगर भाग भी जाओ कहीं तो भी वहाँ चैन नहीं है, वो लोग आके पकड़ के लेके जाते थे और बहुत ही उससे भी बुरा बिहेव करते थे, क्रूरटी दिखाते थे। तो सेटिंग और बिगनिंग देख लेते हैं। ये स्टोरी 1873 से शुरू होती है। 124 ब्लू स्टोन एक जगह का नाम है सिंसिनाटी के पास, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। तो सेठे वहाँ रहती है अपनी 18 ईयर ओल्ड डॉटर डेनवर के साथ। तो ये जो घर है उसमें वो हॉन्टेड है सेठे के डेड बेबी से। डेड बेबी जो उसकी है अभी तो यहाँ पे क्लियरफाई नहीं किया है, बस ये है कि उसकी बेटी ही हॉन्ट करती है उस घर को। तो जो लोकल ब्लैक कम्युनिटी हैं, वहाँ की जो लोकल ब्लैक कम्युनिटी है औरतों की, वो अवॉइड करती है सेठे को, क्योंकि सेठे का पास्ट बहुत ही डार्क था और लोग उसको पागल समझते थे, सेठे को सन की और पागल कि ये कुछ भी कर सकती है, इसका दिमाग इसके बस में नहीं रहता है, ऐसा समझिए। तो उसके दो बेटे हावर्ड और बगलर जो रहते हैं वो बहुत डरे हुए रहते हैं उस भूत से, और वो ऑलरेडी भाग चुके होते हैं। और उसकी जो मदर इन लॉ रहती है सेठे की, ये मर चुकी रहती है, ये नहीं रहती है जिंदा। तो सेठे का पास्ट जो है स्वीट होम से रिलेटेड, सेठे इज़ पास्ट एट स्वीट होम। तो सेठे एक प्लांटेशन पे, एक जगह पे नेम्ड स्वीट होम, यहाँ पे स्लेवरी का काम करती थी, मतलब मजदूर बंधुआ। आफ्टर द ओरिजिनल ओनर डाइड, तो उसका जब ओरिजिनल ओनर मर गया तो एक स्कूल टीचर नाम का एक आदमी आ जाता है और वो कंट्रोल टुक ओवर कर लेता है। और वो इतना ज़्यादा क्रूल रहता है, वो जो वहाँ के ब्लैक पीपल होते हैं उनको एज अ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करता है और बहुत ही फिज़िकली और साइकोलॉजिकली, मेंटली हर तरह का अब्यूज़ करता है। वो कुछ भी नहीं समझता कि लोगों को लोग नहीं समझता, वो सिर्फ एक होता है कि हाँ ठीक है ये नौकर है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा समथिंग। तो ये सब सहती है वो और प्रेग्नेंट भी रहती है। तो जब उसकी प्रेगनेंसी 8वें-9वें महीने की होती है तो वो भागने का सोचती है। तो एक एमी डेनवर नाम की एक लड़की थी, वाइट गर्ल, तो वो हेल्प करती है सेठे का भागने में। तो शी इवेंचुअली रीच द सिंसिनाटी एंड रीयूनाइटेड विद हर चिल्ड्रन। तो वो सिंसिनाटी तक चली जाती है और अपने बच्चों से मिल लेती है, बच्चे भी उसके आ जाते हैं वहीं पे। और लेकिन 28 दिन के बाद वो स्कूल टीचर वहाँ आ जाता है, उसको रिकैप्चर कर देता है, उसको पकड़ लेता है फिर से। द इन्फेंटिसाइड एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर चिल्ड्रन रिटर्निंग टू स्लेवरी, तो उसको जब लगता है कि उसका बच्चा भी अब इन सब के चंगुल में आने ही वाला है, तो वो अपने चारों बच्चों को मारने का प्लान बना लेती है तुरंत। तो अब पहले वो जो जस्ट न्यू बॉर्न जो रहता है उसको मार देती है किसी धार वाली चीज़ से, और फिर जो उसके बच्चे रहते हैं वो तो भाग जाते हैं और फिर डेनवर रहती है, वो रह जाती है वहीं पे। तो फिर वो जो रहता है स्कूल टीचर, वो उसको पागल समझ के भाग जाता है कि ये एक ऐसी औरत है, अपने अपने ही बच्चे को मार दी, ये लग रहा है अपने होश में नहीं है, तो वो भाग जाता है डर के। तो इसका ये चीज़ बहुत फैल जाता है पूरे शहर में कि, तो इस वजह से उसको आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद उसको सारे लोग एकदम आइसोलेट, एलिनेट कर देते हैं, उसको एकदम हर जगह से एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। द चाइल्ड्स गोज बिगन हंट। तो फिर वो जो 124 ब्लू स्टोन वाला जो हाउस था, तो उसमें इसका जो डेड चाइल्ड का जो घोस्ट था वो अपने होने का एहसास कराने लगती है।
जो कि सिम्बलाइज़ करता है बोथ पर्सनल गिल्ट एंड द एंड्यूरिंग ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी। तो उसका सेठे के बच्चे का, मरे हुए बच्चे का घर में हॉन्ट करना, उसके गोश्त का, ये पर्सनल गिल्ट और एंड्यूरिंग ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी को वो करता है, सिम्बलाइज़ करता है। अराइवल ऑफ पॉल डी। पॉल डी एक स्लेव रहता है वो भी, जो कि उसका भी पास्ट बहुत बुरा रहता है, वो बहुत कुछ झेला हुआ रहता है। तो वन डे पॉल डी फॉर्मर स्लेव फ्रॉम स्वीट होम अराइव्स एट वेंटूर लाइक सेटर ही कैरी। तो इसकी भी बहुत दुखद घटनाएं इसके साथ भी घटी हुई रहती हैं। जैसे कि इसको दिन भर तो इससे काम करवाते थे और रात को जो ज़मीन के नीचे का जो होता है एक छोटा सा रहने भर का सिर्फ जगह, उसमें कैद करके ऊपर से एकदम एक रोशनी तक नहीं जाता था और वहाँ पे इसको कैद कर देते थे। उसको बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट देते थे सब वहाँ के लोग, और इंक्लूडिंग प्रेजमेंट न चेन भी बांध के रखते थे उसको अंडरग्राउंड बॉक्स एट नाइट, क्योंकि सिर्फ एक बॉक्स का ही जगह रहता था, वही जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए हैं अभी कुछ देर पहले। पॉल रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग एंड अ फ्यूचर बियॉन्ड द पास्ट। तो पॉल डी फिर से रिप्रेजेंट करता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग, तो मतलब कि वो हील करता है, मतलब इतना सब चीज़ हुआ रहता है उसके साथ, फिर भी वो, मतलब ये दिखाया गया है इसमें, सिम्बलाइज़ किया गया है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी हीलिंग की पॉसिबिलिटी रहती है अगर चाहे कोई तो। ही बिकम्स सेठेज लवर एंड ट्राइज टू ब्रिंग नॉर्मली बैक इनटू हर लाइफ। तो वो सेठे को पसंद करने लग जाता है और कोशिश करने लगता है, उसका ट्राई करने लगता है कि वो भी खुश रहे, मतलब ट्राइंग टू ब्रिंग हर इनटू लाइफ, मतलब कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जिए जैसे जीते हैं ज़िंदगी। तो ये सब चल रहा होता है, पॉल डी बहुत एफर्ट्स करता है सेठे के लिए, ये सब चल रहा होता है और तभी एंट्री होती है बेलव्ड की। बेलव्ड है एक मिस्टीरियस वुमन जो कि सारे लोगों के पास्ट को कुरेदती है, कुछ ना कुछ उन लोगों के जो वो लोग शेयर किए रहते हैं वो भी, और जो शेयर नहीं किए रहते हैं वो भी बोल बोल के उनके दुखों को हरा करती है ये बेलव्ड नाम की जो वुमन रहती है। तो सून आफ्टर पॉल डीज अराइवल अ मिस्टीरियस यंग वुमन नेम्ड बेलव्ड अपीयर्स। तो मिस्टीरियस यंग वुमन जो रहती है वो बेलव्ड नाम रहता है उसका, वो दिखती है। यूजुअली इट बिकम्स क्लियर दैट शी इज़ द रीइंcarnation और फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेटिस डेड डॉट। मतलब धीरे धीरे पता चलने लगता है लोगों को कि यही है वो जो जिस बेलव्ड को मारी हुई रहती है सेट है, वही है ये। तो बेलव्ड इज़ बोथ अ कैरेक्टर एंड अ सिंबल। शी अपीयर्स इनोसेंट एट फर्स्ट बट बिकम्स डिमांडिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। तो मतलब पहले बहुत अच्छी बनती है, सेठे के पास जाती है, उसको बहुत पैम्पर वगैरह करती है, नहीं पैम्पर तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा बिहेव करती है, और सेठे भी उसको अपनी लाइक डॉटर ट्रीट करती है। लेकिन धीरे धीरे वो डिमांडिंग और डिस्ट्रक्टिव बनती जाती है। अब कैसे आगे देखेंगे। हर प्रेजेंस फोर्सेस द कैरेक्टर्स टू कन्फ्रंट पेनफुल मेमोरीज दे हैव लॉन्ग ट्राइड टू सप्रेस। तो मतलब कि जो लोग भूलना चाह रहे थे अपनी पेनफुल मेमोरी, उसको ये बहुत कन्फ्रंट करा देती है, मतलब कि बार बार उसी बात को छेड़ना, ये सब ये करती थी। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के मन में भी आ रहा होगा जैसे मेरे मन में आया था। वाई डू सेटन डेनवर बिलीव बेलव्ड इज़ द डेड डॉटर एंड हाउ डज बेलव्ड डिस्ट्रक्टेड द फैमिली। मतलब कि सेटर डेनवर कैसे क्यों बिलीव कर लेते हैं कि बेलव्ड ही उसकी मरी हुई बेटी थी, जो कि इनकारनेशन के थ्रू, रीबर्थ के थ्रू आई है, और कैसे उसकी फैमिली को डिस्ट्रक्ट करती है, मतलब कि पॉल डी को दूर कर देती है सेठे से, और भी बहुत कुछ करती है। तो बेलव्ड इज़ बिलीव्ड टू बी सेटिस डेड डॉटर बिकॉज she possesses mysterious knowledge about Seti's past, shares the name written on the baby's tombstone, and appears after the ghost haunting 124 disappear. तो सबसे बड़ी बात कि जैसे ही इसका आना होता है, जैसे ही इसका अपीयरेंस होता है, तो जो गोस्ट हॉन्ट करता था 124 ब्लू स्टोन में, वो अचानक से एकदम डिसअपियर हो जाता है, एकदम मतलब बंद हो जाता है। और ये जो उसकी माँ थी वो बेलव्ड नाम रखी रहती है अपने बेटी का, तो ये बात किसी और को नहीं पता थी सिवाय डेनवर के। तो ये उसी नाम से ही आती है ये मिस्टीरियस वुमन, बेलव्ड नेम की। तो इसको कैसे पता कि उसके मरे हुए बेबी के टॉम्बस्टोन में बेलव्ड नाम है। ये मतलब कि ऐसी ऐसी बातें बताती है जो सेठे किसी से शेयर नहीं की रहती है। तो सेठे एंड डेनवर ग्रेजुअली बिकम कन्विंस्ड दैट शी इज़ द स्पिरिट ऑफ द मर्डर्ड चाइल्ड इन ह्यूमन फॉर्म। तो डेनवर और सेठे तो समझ जाते हैं कि यही है जो है। तो बेलव्ड बिकम्स डिस्ट्रक्टिव बिकॉज शी डिमांड्स सेटेस कंप्लीट डिवोशन एंड अटेंशन एंड प्रिवेंट्स द फैमिली फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो मतलब बेलव्ड जो रहती है वो डिस्ट्रक्टिव ऐसे बनती है, जैसे कि ये जो सेठे रहती है, ये रहती तो माँ ही है उसकी, तो अब उसको उसका पूरा अटेंशन और डिवोशन चाहिए रहता। तो जैसे कि अब बेलव्ड है तो वुमन के फॉर्म में, लेकिन स्पिरिट तो उसकी उसी की है,
स्पिरिट तो एक बच्चे की ही है, तो बच्चा क्या चाहेगा? अटेंशन और डिवोशन। लेकिन ये एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में एकदम बहुत ज़्यादा ये ओवर होने लग जाता है। तो तो वो इसके साथ ही साथ वो रोकने भी लगती है लोगों को, इसकी फैमिली को फॉरवर्ड मतलब कि मूव ऑन करने में अपने पास से। शी ड्राइव्स पॉल डी अवे वीकेंड सेटल फिजिकली एंड मेंटली एंड क्रिएट्स टेंशन विद इन द हाउस होल्ड। पॉल डी को ये कुछ ना कुछ भड़का देती है उसके खिलाफ और उसको दूर कर देती है। सेटे को फिजिकली और मेंटली वीक कर देती है, उसको खूब मैनिपुलेट करती है, बहुत इमोशनली और फिजिकली बहुत उसको हरास ही करती है एक तरह से। ये वो वीक होती जाती है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही वीक होती जाती है और पूरे हाउस होल्ड में टेंशन क्रिएट होने लग जाता है। तो सिम्बलिकली बेलव रिप्रेजेंट्स द पेनफुल मेमोरीज ऑफ स्लेवरी एंड द पास्ट दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट फॉर्मर स्लेव्स। तो जो ये जो बेलव्ड है ये एक सिम्बलिकली रिप्रेजेंट करती है जो कि स्लेवरी का पेनफुल पास्ट है, मेमोरी है। थ्रू बेलव्ड टोनी शोज हाउ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स अनलेस इट इज कन्फ्रंटेड एंड हील्ड। तो मतलब कि टोनी ये दिखाई है बेलव्ड के थ्रू कि जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा है वो लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसको कन्फ्रंट नहीं किया जा सके। अगर सिर्फ भूलेंगे तो उसको हील नहीं कहेंगे, अगर कन्फ्रंट करेंगे तो फिर जो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हीलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द पास्ट। सेटे बिकम्स ऑब्सेस्ड विद बेलव्ड एंड बिलीव्स शी हैज़ बीन गिवन अ सेकंड चांस। तो मतलब सेटे जो रहती है वो बेलव्ड से एकदम ऑब्सेस्ड हो जाती है, एकदम अपने बच्चे की तरह उसको रखती है और सोचती है कि लाइफ उसको सेकंड चांस दिया है टू प्रूव हर लव, कि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करती है। ऐसा मतलब वो इमोशनली होकर सब कर रही है और ये ब्रेन से खेल रही थी बेलव्ड। तो वो अपना सब कुछ दे देती है, एक तरह से पूजने लगती है उसको बेलव्ड को। शी डिवोट्स हरसेल्फ एंटायरली, एकदम मतलब अपने आप को एकदम समर्पित कर देती है, एकदम अपने आप को एंटायरली बेलव्ड के हवाले कर देती है। मतलब उसकी खुद की हालत चाहे जैसी भी है, वो अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही थी, अपना हेल्थ, अपना अपना नेचर नहीं, अपना हेल्थ, अपना फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ, मतलब सब कुछ वो कुछ देख ही नहीं रही थी उसके आगे। तो बेलव्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर वाइल सेटे ग्रोज वीकर। तो जो बेलव्ड रहती है वो उसकी एनर्जी एक तरह से एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो वही सेटे वीक होती जाती है और बेलव्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो पॉल डी इज ड्रिवन अवे आफ्टर लर्निंग अबाउट सेटेज एक्ट ऑफ। तो जो इन्फेंटिसाइड मतलब कि नवजात शिशु की को मारना खुद से जानते हुए, तो पॉल डी को ये बता देती है बेलव्ड। तो वो जो वो रहता है तो सेठे के बारे में जानता है, जबकि ये इन्फेंटिसाइड कर चुकी है तो ये चला जाता है उसको छोड़ के, वो भी चला जाता है। बस बचती कौन है? डेनवर। तो एज बेलव्ड डिमांड्स इंक्रीज सेट इज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन डिटेरिएट्स। तो जैसे जैसे बेलव्ड का डिमांड इंक्रीज होता जाता है सेठे की मेंटल और फिजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जाती है। मॉरिसन शोज हाउ अनरिजॉल्व ट्रॉमा कैन कंज्यूम अ पर्सनस लाइफ। मतलब कि अनरिजॉल्व ट्रॉमा मतलब कि जिस ट्रॉमा को जैसे रिजॉल्व ना किया गया हो वो कैसे एक पर्सन की लाइफ को कंज्यूम करने लग जाता है। डेनवर्स ग्रोथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट। तो जो डेनवर होती है उसको ये बहुत ही नाजुक कली बना के रखी रहती है, मतलब कि वो अपनी बेटी को बहुत छिपा के रखती है, कहीं बाहर नहीं निकलने देती है। तो ये जो डेनवर है इसको भी पता नहीं है कि कैसे क्या वर्क करता है, मतलब कि कैसे बात करना है किसी से या कैसे नहीं करना है। एक तरह से इसको बिल्कुल इन सब चीज़ों का नहीं रहता है पता। लेकिन जैसे डेनवर ये सब चीज़ नोटिस कर रही होती है कि कैसे ये जो है बेलव्ड ये कैसे इसकी एनर्जी सोक कर रही है और ख़ुद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो वही है, अनलाइक हर मदर, इसकी जो मदर होती हैं डेनवर की, वो तो बहुत अपनी बेटी मान के उसको सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन जो डेनवर होती है ये सब कुछ नोटिस करती होती है। तो ये धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि बेलव्ड डिस्ट्रॉय कर रही है उसकी फैमिली को। तो ये जो ओवरकमिंग अपने फ़ियर और आइसोलेशन से ओवरकम करती है, मतलब कि हमेशा इसकी माँ इसको घर पे ही रखती थी, खुद जाके काम वाम करके खाना पैसा ये सब कमा के लाती थी, तो इसको कुछ नहीं करने देती। तो ये डरती भी थी ना बहुत बाहर लोगों से, तो अपने फ़ियर और आइसोलेशन से ओवरकम करती है अपनी माँ की हालत देख के और जाती है और लोकल कम्युनिटी से, जो ब्लैक वुमेन की कम्युनिटी है, उनसे जाके हेल्प मांगती है और सारा कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, ये बेलव्ड नाम की एक है लेडी और ये आके ऐसा ऐसा कर रही है। तो दिस मार्क्स डेनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपेंडेंट एंड लोनली गर्ल इनटू अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल यंग वुमन। तो ये जो डेनवर थी ये पहले बहुत ही लवली गर्ल, मतलब अरे लोनली गर्ल, मतलब बहुत अकेले रहने वाली, बहुत शांत, ऐसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन सब चीज़ों को देखिए। अब सिचुएशन के हिसाब से सब ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि जिसके सर पे पड़ती है उसी को उसको करना ही पड़ता है। ये सीन यहाँ पे देखने का मिला। तो डेनवर मतलब देखती है, जबकि उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो ये जाती है हेल्प मांगने और ये इसके अंदर मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है 18 ईयर्स की यंग वुमन में। फिर ये जो ब्लैक वुमेन का जो ग्रुप होता है, एक्सोर्सिज्म ऑफ बेलव्ड, तो जो
अ ग्रुप ऑफ वुमेन लेड बाई एला गैदर एट 124 टू कन्फ्रंट बेलव्ड। तो ये जो ग्रुप होता है, कम्युनिटी होता है वुमेन का, तो एला जो रहती है ये मेन रहती है, उधर की लीडर रहती है। ये लोग आते हैं 124 में, हाउस नंबर 124 में, ब्लू स्टोन में, और बेलव्ड को कन्फ्रंट करते हैं। थ्रू प्रेयर सॉन्ग एट कैरेक्टर स्ट्रेंथ दे ड्राइव द गोस्ट अवे। तो ये लोग प्रेयर सॉन्ग और कैरेक्टर स्ट्रेंथ, मतलब एग्जॉर्सिज्म में यही सब होता है ना, तो एग्जॉर्सिज्म करते हैं ये लोग, गाते हैं, बहुत प्रे वगैरह करते हैं, तो ये जो बेलव्ड होती है ये डिसअपियर हो जाती है, चली जाती है। तो जो बेलव्ड होती है वो तो गायब हो जाती है। तो इस चीज़ का ये सिम्बलाइज़ किया गया है मॉरिसन के थ्रू, कि जो कम्युनिटी का रोल होता है ट्रॉमा हील करने में, वो कितना बड़ा रोल होता है। मतलब कि होता है ना, 1 और 1 11, ऐसा कहते हैं ना, तो वही चीज़ देखने के लिए इधर मिला है कि द इवेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट रिकवरी फ्रॉम सफरिंग ऑफन रिक्वायर्स कलेक्टिव सपोर्ट रेदर दैन इंडिविजुअल स्ट्रगल। तो जैसे कि डेनवर अकेले तो कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वो जब हेल्प मांगती है ये ग्रुप ऑफ वुमेन का, तो वो मतलब कि कैसे हील कर लेती है जल्दी से। तो मतलब कि एक से भले दो, ऐसे कहते हैं ना कि एक अकेला इंसान एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वही है, अकेली डेनवर क्या क्या करती भाई। तो वही सब है। तो लास्ट में एंडिंग देख लेते हैं, एंडिंग ऑफ द नॉवल। आफ्टर बेलव्ड्स डिसअपियरेंस सेठे इज़ इमोशनली शैटर्ड। तो बेलव्ड के जाने पे जो सेठे रहती है वो बहुत ही तबाह हो गई रहती है इमोशनली, मतलब उसको समझ ही नहीं आता है कुछ। अब बताओ, किसी की बेटी ऐसे मर के ऐसे वुमेन के फॉर्म में ऐसे आएगी और फिर चली जाएगी, और वो भी उसका मोटिव क्या है क्या नहीं है वो पता चलता है जब इसको, तो उसको बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात। Paul returns and encourages her to value herself as an individual rather than define herself solely through her past। तो पॉल्टी फिर वापस आ जाता है, उसको भी लगता है कि उसकी भी कोई मजबूरी नहीं होगी, वो भी समझता है इस चीज़ को, और फिर वो उसको समझाता है, इनकरेज करता है कि अपनी भी लाइफ देखो, पास्ट को ऐसे मत थ्रू हर पास्ट। तो पॉल डी वही कहता है कि खुद का भी ध्यान दो, खुद की लाइफ को भी वैल्यू, उसको समझाता है बहुत अच्छे से। तो द नॉवल एंड्स ऑन अ होपफुल नोट। तो ये नॉवल एंड होता है एक होपफुल नोट के साथ। Seth Turner and Paul D begin the process of rebuilding their lives and learning how to live with painful memories while looking towards future। तो मतलब कि ये जो नॉवल है वो एक होपफुल नोट के साथ ख़त्म होती है। सेठ टर्नर और पॉल डी एक रीबिल्ड करते हैं एक फैमिली, काइंड ऑफ फैमिली ऑफ 3, एंड लर्निंग हाउ टू, मतलब कि अपने पेनफुल मेमोरीज़ के साथ कैसे और जी सकते हैं ये, वाई लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए। मतलब ये एक होपफुल नोट है ओवरऑल, कि फिर ये लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, मतलब रहने की कोशिश करने लग जाते हैं। आइए थीम देख लेते हैं, स्लेवरी एंड इट्स लेजेसी। सबसे बड़ा थीम है इसका स्लेवरी, स्लेवरी के अराउंड ही ये पूरी स्टोरी घूमती है। मदरहुड एंड लव, ये जो सेट है ये मदरहुड एंड लव को सिम्बलाइज़ करती है। और मेमोरी एंड ट्रॉमा, मेमोरी एंड ट्रॉमा तो है ही इसमें। आइडेंटिटी एंड सेल्फ ओनरशिप, कम्युनिटी एंड हीलिंग। आइडेंटिटी एंड सेल्फ ओनरशिप मतलब कि वही कि जो लोअर क्लास जो थे उनके साथ बहुत इतना मतलब ऐसे होता था कि उनको आइडेंटिटी का अपने बहुत कम्युनिटी एंड हीलिंग, कम्युनिटी के बिना हम हील नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ टॉपिक। सो अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बताना, कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताना, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है, जो है वो है।